आज हम बात करने जा रहे हैं कैग की, सीएजी की, जो संविधान के तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। कैग को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि सीएजी, जिसको संविधान ने जगह दी है अपने यहाँ, संविधान में जिसका प्रावधान किया गया है, वास्तव में वो कितनी सर्वोच्च संस्था है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए कैग, B.R. अम्बेडकर साहब ने एक जगह पे कहा है संविधान के लिए, कैग के लिए, कि वह सार्वजनिक धन का रक्षक होगा। सीएजी है ना, सीएजी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महानियंत्रक लेखा परीक्षक। वनडे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, या आप एसएससी, रेलवे या कोई भी अदर पुलिस आर्मी के एग्जाम या सीडीएस आप दे रहे हैं, तो कैग अपने आप में इंडिविजुअली एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। कैग आज ही नहीं, इसकी पृष्ठभूमि जब ब्रिटिश भारत था उस समय पर ही तय हो गई थी। 1753 का समय था जब इंडिया के लिए एक ऑडिट ऑफिस की उन्होंने व्यवस्था की थी 1753 में। हालांकि ये नए प्रकार से, नए प्रारूप पर इसको संविधान में जगह दी गई। संविधान में 148 आर्टिकल के तहत इसको बनाया गया, इसकी संरचना, इसका गठन, ताकि इस पर किसी भी तरह से राजनीतिक प्रभाव ना रहे। तो कैग को बड़े इंपॉर्टेंट से आप समझें, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो कैग से रिलेटेड आए वो ना रह जाए। तो सबसे पहले सीएजी की बात करेंगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महानियंत्रक लेखा परीक्षक। इसकी बात संविधान के भाग 5 में और आर्टिकल 148 से 151 तक की गई है। ये होता कौन है? कैग। तो कैग का जैसा उसका फुल फॉर्म है पूरा का पूरा, कि ये ऑडिट करता है, भारत का महानियंत्रक लेखा परीक्षक। भारत सरकार द्वारा जो भी व्यय किए जाते हैं भारत की संचित निधि से, आकस्मिक निधि से, उन सब की जांच करता है व्यय की, क्या वास्तव में वे उसी प्रकार के व्यय हुए हैं जिनकी आवश्यकता थी, जिस प्रकार से सरकार ने उनको दिखाया है। क्योंकि कैग सार्वजनिक धन का रक्षक है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वह कौन है, तो वह सार्वजनिक धन का रक्षक है ना। भाग 5 148 से 151 तक इसकी बात की गई है, लोकहित का रक्षक होता है कैग। अब बात करेंगे कि कैग की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। सबसे पहले इसकी अपॉइंटमेंट समझना कि इसकी नियुक्ति कैसे होगी। इसकी नियुक्ति जो प्रक्रिया है, इसकी नियुक्ति जो प्रक्रिया है वो ये कहती है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शैक्षिक या कोई ऐसा कि उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था हो, ऐसा नहीं बताया गया संविधान में, लेकिन ये कहा गया कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति कैसे करेगा? राष्ट्रपति, आपको पता है, प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है, तो वह कैग की नियुक्ति कर सकता है। लेकिन कैग संवैधानिक तौर पर उसको कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करता है, वह कब तक रहेगा, इस प्रकार पर उसको बनाने के बाद, कैग को आप अपॉइंट करने के बाद उसको हटाने की पावर नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले जब इसकी नियुक्ति होती है तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेंगे, राष्ट्रपति कैग को अपॉइंट करेंगे। कैग को अपॉइंट करने के बाद इनका जो कार्यकाल होगा, यह व्यक्ति कौन हो सकता है? यह व्यक्ति आईएएस अधिकारी हो सकता है, ऑल इंडिया सर्विस से। राष्ट्रपति की नज़र में एक विधिवेता, ऑडिट का ज्ञान रखने वाला रेवेन्यू सर्विस से हो सकता है। इस प्रकार की जो भारतीय अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उनसे यह व्यक्ति कैग हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी इसके विषय में कि कोई अलग से कि वह अकाउंट्स में उसने ग्रेजुएट हो या मास्टर डिग्री हो, ऐसा कहीं भी संविधान नहीं कहता है, कोई स्पेसिफाई उन्होंने नहीं किया हुआ है। तो हमें जनरल जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है। दूसरी बात, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेंगे, कितने समय के लिए करेंगे, कार्यकाल क्या होगा? तो 6 वर्ष होगा या 65 वर्ष की आयु तक। यहाँ दिख रहा है, क्लियर है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर बने रहते हैं, जो भी पहले हो। अगर 6 वर्ष पूरे कर लेंगे तो 6 वर्ष, अन्यथा 65 वर्ष, ठीक है। दूसरी कंडीशन है त्यागपत्र। अगर इनको अब हटाया जाना है, अगर ये छोड़ना चाह रहे हैं अपना पद, तो ये त्यागपत्र दे सकते हैं। तो त्यागपत्र से प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि ये त्यागपत्र किसको देंगे? तो भैया राष्ट्रपति ने इनको अपॉइंट किया है, तो जो त्यागपत्र होगा वह भैया प्रेसिडेंट को दे देंगे। प्रेसिडेंट को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो अपॉइंट इनको राष्ट्रपति करेगा। इनके अपॉइंटमेंट में बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप अपॉइंटमेंट को अलग से पढ़ रहे, नहीं। इनके लिए जो अपॉइंटमेंट से सवाल आता है वो यही कि कैग की नियुक्ति कौन करता है। तो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कब तक, कितने समय के लिए करते हैं कार्यकाल? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक करते हैं। त्यागपत्र प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके कार्यों की बात कर लेते हैं कि इनके काम कैसे होंगे। जैसे मैंने बताया कि सार्वजनिक धन का, क्योंकि यह रक्षक होता है, तो इसके जो ज़्यादातर काम है वो वित्त से जुड़े हुए हैं। भारत के संदर्भ में हम 2 प्रकार की निधियों को विशेष तौर पर जानते हैं, एक होती है संचित निधि और एक आकस्मिक निधि। तो संचित निधि पर किए जाने व्यय, आकस्मिक निधि से किए जाने व्यय की लेखाओं की जाँच करता है। और कैग का जो काम है वास्तव में वो
स्टार्ट ही वे के होता है कि जब वे हो जाए एक्सपेंडिचर कर दिया जाए, उस पैसे को जो डिपॉजिट है उसका एक्सपेंडिचर कर दिया गया है किसी मद पर, उसके बाद जो कार्रवाई करता है वो कैग करता है, मतलब वो ऑडिट कर रहा है। ऑडिट करने के बाद क्या करेंगे, इसके अलावा क्या काम होंगे, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कार्य या राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कार्य हमारा कैग करता है। दूसरे शब्दों में अगर आप समझने की कोशिश करें तो आर्टिकल 149 में इनके कर्तव्यों की बात की गई कि भारत राज्य की संचित निधि से किए गए व्यय की लेखा परीक्षा करता है, उसको ऑडिट करने का काम कैग कर रहा है कि किस प्रकार से राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपने धन का, जो सार्वजनिक धन है, जो उनके पास निधियां हैं, उनको खर्च कर रही है। दूसरा, ट्रेडिंग विनिर्माण लाभ, अगर विनिर्माण से जो आपने कमाया है, जो प्रॉफिट है, जो उस पे वे कर रहे हैं आप कमाने के लिए, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उस पर क्या एक्चुअल में वो सही है, कहीं सरकार दोषी तो नहीं है, या जो भ्रष्टाचार है वो तो नहीं। तो कैग को इसी लहजे में पढ़ना कि कैग सिर्फ ये काम करता है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि लोकतंत्र जैसी, जो भारत जैसी एक लोकतंत्र व्यवस्था है, उसमें भ्रष्टाचार को अंकुश लगाने के लिए कैग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कैग भी एक स्तंभ हो सकता है, क्योंकि वह सरकार का ऑडिट करता है, लेकिन और वो संवैधानिक पद पर है, उसको हटाया नहीं जा सकता कि सरकार का मन कर रहा है कि चलो अब इसे हटा देते हैं क्योंकि हमारे विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हटाने की बात आगे करेंगे। आगे वो काम करता है सरकारी कंपनियां, निकाय आदि। ऐसी कंपनियां, ध्यान से देखिएगा, ऐसी कंपनियां, ऐसे निकाय, ऐसी संस्थाएं जिनको सरकारें, राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपना अनुदान दे रही हैं या उनको पोषित कर रही हैं, उनके द्वारा उनको सहयोग राशि दी जा रही है या उनका संचालन किया जा रहा है, उनका भी वह ऑडिट कर सकता है, उनके व्यय की, लेखा परीक्षाओं की जांच कर सकता है। ठीक है। अगला काम होता है संसद लोक लेखा समिति का गाइड। संसद में एक समिति बनती है, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इन सदस्यों का, जो लोक लेखा समिति होती है वो जांच कर रही होती है सरकार के खर्चों की। तो लोक लेखा समिति की जो रिपोर्टें हैं, लोग उसके लिए जो गाइड का काम करता है, उन्हें बताता है मार्गदर्शक कि किस प्रकार से काम किया जाए। तो ये काम भी जो है हमारा कैग करता है। ठीक है। अब बात करेंगे और क्या, राष्ट्रपति को रिपोर्ट देने का काम। मैं बता दूं, ये आर्टिकल मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। कहा जाता है कि कैग राष्ट्रपति को रिपोर्ट कौन से आर्टिकल के द्वारा सौंपेगा। तो आर्टिकल 151 में राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपने की बात की गई है। उसके अलावा राज्यपाल को सब क्लॉज 151 में ही एक ए जोड़ा गया है और उसमें राज्यपाल को रिपोर्ट देने की बात है। तो आर्टिकल 151 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और कैग जैसे ही हमारा देश बना था, है ना, तो वहीं से, क्योंकि संविधान आ गया है तो संविधान के बिना तो काम नहीं चलेगा, तो संविधान ने जब कैग की रूपरेखा रखी हुई है तो वहां से पहले कैग सीएजी, प्रथम कैग थे पी नरहरि राव। पहले कैग थे पी नरहरि राव। वर्तमान में कौन है, तो 13वें सीएजी कैग राजीव महर्षि। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, राजीव महर्षि हैं। अब इनको हटाने की, कैग को कैसे हटाया जाता है पद से, कि मैं सबसे अंतिम तौर पर आपको बताने वाला हूं। उससे पहले जो और इसमें फैक्ट हैं वो आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इनको जो अपॉइंट करने के बाद ये शपथ भी राष्ट्रपति द्वारा इनको लेते हैं। इनका त्यागपत्र प्रेसिडेंट को जाता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक होता है और ये सार्वजनिक लोक वित्त का रक्षक होता है। तो ये इस प्रकार से जांच कर रहे होते हैं जो भी वे सरकार के द्वारा किया जा रहा होता है। ठीक है। चलें, तो आगे अब मैं बात करूंगा कि कैग जब इन सभी भूमिकाओं को, कार्यों को निपटा देता है तो उसके बाद उसको हटाने के लिए जो प्रक्रिया संविधान में लिखी गई है वह क्या है। सीएजी को हटाने की प्रक्रिया, है ना, कैग को। तो देखिए, कैग को हटाने के लिए सबसे पहले संविधान में लिखा गया है कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार कैग को
हटाएंगे। ठीक, अब ये समझना यहाँ पर जो मैंने लिखा है कि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, पहले तो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो हटाने की प्रक्रिया में सीधा ऑप्शन होता है नीचे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस प्रकार से हटाया जाता है वही प्रक्रिया से हटाया जाएगा। अब ये हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो समझना, यहाँ से लिख देता हूँ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। ठीक है, कैसे हटाते हैं, तो राष्ट्रपति इनको हटाता है, राष्ट्रपति इनको हटाता है, लेकिन संसद के अनुमोदन के बाद, संसद में विशेष बहुमत के द्वारा। तो समझना, मान लीजिए लोकसभा इनको हटाने का प्रयास करती है कि लोकसभा में प्रस्ताव आया कि इनको हटाया जाएगा, तो सबसे पहले लोकसभा में जब प्रस्ताव आएगा तो लोकसभा में इसको सदस्य जो हैं वो क्या करेंगे, कम से कम लोकसभा के मामले में कम से कम 100 सदस्य, कम से कम 100 सदस्य जो होंगे, कम से कम सदस्य, ये हस्ताक्षर करके लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। ठीक है, ये लोग यहाँ से हस्ताक्षर करके इनको देंगे लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष इस पर फैसला ले सकता है कि वह इसको एक्सेप्ट करे और अस्वीकार भी कर सकता है। तो अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है तो इस पे मतदान किया जाएगा। मतदान कितना होना चाहिए, 2/3 बहुमत से पास करके, 2/3 बहुमत से पास करके उसको राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, नेक्स्ट सदन में। उसको भेज दिया जाएगा राज्यसभा में। अब राज्यसभा में भेजने के बाद वहां का सभापति या उपसभापति, है ना, सभापति या उपसभापति उसको एक्सेप्ट करेंगे और एक जांच समिति बनाएंगे। इंपॉर्टेंट है जांच समिति। जांच समिति में 3 लोग होंगे, जांच समिति में 3 लोग होंगे, एक सीजेआई, एक अन्य न्यायाधीश और एक विधिवेता। विधिवेता का मतलब यह है यहाँ पर जो प्रेसिडेंट की नज़र में एक ऐसा व्यक्ति जिसको लॉ की जानकारी हो, जिसको कानून की जानकारी हो, कानून का जानकार हो, कानून का अच्छा जानकार हो, तो ये 3 लोग होंगे। जांच समिति अपनी रिपोर्ट सभापति को सौंप देगी। सभापति को सौंपने के बाद, या यूं कहूं कि राज्यसभा को सौंपने के बाद, वहां पर इस पर चर्चा होगी, वो उसको स्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं। और ये अगर इसको 2/3 बहुमत से पास कर दें, 2/3 बहुमत से पास कर दें, तो यह बिल पास हो जाएगा और ये चले जाएगा प्रेसिडेंट के पास। यहां पर दिख रहा है प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट के पास ये चला जाएगा, पास होने के बाद ये चले जाएगा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट इसे साइन करेगा, पास करेगा, और पास करने के बाद फिर जाके कैग को हटाया जाएगा, फिर कैग को हटाया जाएगा। तो ये पूरी कंडीशन है कि लोकसभा में अगर वो आ रहा है बिल हटाने का, तो कम से कम 100 सदस्य हों, लोकसभा में वो लोग साइन करके प्रस्ताव रखें, प्रस्ताव पर 2/3 बहुमत से वो पास हो। 2/3 बहुमत यानी कि विशेष बहुमत से वो पास होना चाहिए। फिर राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में सभापति एक्सेप्ट करेगा, जांच समिति बनाएगा, जांच समिति उस पर विचार करेगी, उसकी जांच करेगी, जांच करने के बाद वह 2/3 बहुमत से फिर से पास होगा, 2/3 बहुमत से प्रेसिडेंट को जाएगा, प्रेसिडेंट उसको हटाएगा और उसके बाद यह कैग को अपने पद से हटा दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी व्यवस्था है। विशेष बहुमत इतना आसानी से मौजूद नहीं होता है, इतनी आसानी से नहीं मिल पाता है किसी भी विषय पर, अगर गंभीर विषय ना हो। तो अगर कैग ने कोई कदाचार या ऐसा दुर्व्यवहार किया है अपने कर्तव्यों के प्रति, तो जरूर संसद उसको हटा सकती है, लेकिन यहाँ राजनीतिक लाभ के लिए इसको नहीं हटाया जा सकता है। तो ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। अब इसी चीज को पूरा जो है, पूरा रिवर्स आप इसको आप पढ़ेंगे कि राज्यसभा अगर हो तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं जोड़ना है। ये ध्यान रखिएगा, लोकसभा के मामले में 100 सदस्य। अगर राज्यसभा में होता कि राज्यसभा ने स्टार्ट लिया कि हटाना है ना, कुछ दुर्व्यवहार कर दिया है, कुछ ऐसा कार्य कर दिया है जो उनके कर्तव्यों के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, तो राज्यसभा क्या करेगी, राज्यसभा के मामले में 50 सदस्य कम से कम, 50 सदस्य कम से कम। तो हटाने की प्रक्रिया जो थी वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको आपको बताया है। 50 सदस्य कम से कम होने चाहिए, हस्ताक्षर करके अपने सभापति को देंगे, वो 2/3 बहुमत से पास करेगा। वही बात जो लोकसभा में आपने करा, इसको अब रिवर्स कर देना। अगर राज्यसभा में स्टार्टअप ले रहे हैं तो 50 सदस्य,
उसको साइन करके सभापति को सौंपेंगे। तो ये पूरा कैग है, सीएजी है ना। इसको मैंने आपको बता दिया। पहले कैग आप ध्यान रखेंगे, पी नरहरि राव जो थे वो पहले कैग थे, वर्तमान में राजीव महिषी हैं। और सीएजी काफी बार न्यूज में रहा है, 2G स्पेक्ट्रम हो, कॉमनवेल्थ हो, उन लोगों ने ही इस भ्रष्टाचार का खुलासा किया है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए।